नमस्कार बेटा लोग, तो कैसे हैं आप सब अच्छा चल रहा है। ये आपका दोस्त राजेश सिंह आ गया है फिर से एक नया वीडियो लेके। इस बार जो वीडियो है वो चैप्टर 2 का हमारा सीरीज चल रहा है बेटा, उसी का वीडियो है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का हमारा वीडियो है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मुझे लगता है 3 वीडियो मैंने अपलोड कर लिया है और ये 4th वीडियो मैं लेके आया हूँ। इस बार जो वीडियो है बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी मैंने पिछले क्लास में बहुत डिटेल्स में मैंने पढ़ाया है, बट पिछले क्लास वाले वीडियो में क्या था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक ऐसे जगह पे था जहां एक्सटर्नल फील्ड नहीं था। तो हमारा अभी का जो टॉपिक है वो क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अ सिंगल चार्ज एंड 2 पॉइंट चार्ज इन द एक्सटर्नल फील्ड। ये है टॉपिक आज का हमारा, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इन एन एक्सटर्नल फील्ड। हाँ, यही टॉपिक है बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इन एन एक्सटर्नल फील्ड। तो दो हम करेंगे यहाँ पे, एक सिंगल चार्ज का करेंगे फिर एक डबल चार्ज का करेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी किसमें बेटा, इन एन एक्सटर्नल फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो बेटा क्या है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब, क्या होता है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है जहां कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा, उसके वजह से वहां पे क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ना। अब एक सिंगल चार्ज का हम करना चाहते हैं। फर्स्ट केस है हमारा फॉर सिंगल चार्ज। सिंगल चार्ज एक क्यू है बेटा, हाँ? एक ऐसा पॉइंट है यहां पे जहां एक्सटर्नल फील्ड ऑलरेडी है। तो एक्सटर्नल फील्ड होने की वजह से यहां पे एक ऑलरेडी पोटेंशियल है। मान लो ये पॉइंट ए है बेटा, ठीक है, एंड तो यहां पे एक ऑलरेडी पोटेंशियल है, जिसको हम अगर हम ऐसे लिखना चाहते हैं तो भी आर मान लेते हैं। इसका पोजीशन फैक्टर जो है बेटा आर है, तो इसका पोटेंशियल जो है वो आर है। क्यों है? बिकॉज यहां पे एक्सटर्नल फील्ड है। एक्सटर्नल फील्ड नहीं होता तो यहां पे कोई पोटेंशियल नहीं होता, जीरो पोटेंशियल होता। अब हमारे पास बेटा एक चार्ज क्यू है जो इंफिनिटी पे है। अब इस इंफिनिटी से इस चार्ज को हम ला रहे हैं, तो कितना वर्क डन करना पड़ रहा है, जितना वर्क डन करना पड़ेगा उतना ही इसका पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो बेटा जब यहां कोई फील्ड नहीं था एक्सटर्नल वाला, कोई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं था, तो जीरो वर्क डन हो रहा था। पिछले वाले वीडियो में जाके देखो, मैंने अपलोड कर रखा है, आप ही के लिए अपलोड किया है ना बेटा। अगर आप नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करो, पुराने हो तो किसी दूसरे का फोन छीन के सब्सक्राइबर बढ़ाओ यार, है ना। चलो, तो इस चार्ज को आप इंफिनिटी से ला रहे हो इस पॉइंट तक, तो इंफिनिटी से इस पॉइंट तक लाने में जितना वर्क डन हो रहा है, इसी को तो हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो बेटा आप इंफिनिटी से ला रहे हो तो जीरो वर्क डन तो नहीं होगा, कितना वर्क डन होगा। वर्क डन का एक फॉर्मूला होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल। यहां का पोटेंशियल क्या है, वी आर। तो वर्क डन हो रहा है। पहले क्या था, सिंगल चार्ज को लाने के लिए वर्क डन नहीं होता था, क्योंकि वहां कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था एक्सटर्नल, कोई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं था, तो वर्क डन जीरो था। अब वर्क डन हो रहा है, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिंगल चार्ज इन एन एक्सटर्नल फील्ड इज Q इनटू वी आर। वी आर है क्या बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पोजीशन आर। समझ गए, एक सिंगल चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यही होगा इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब डबल चार्ज का करते हैं। चलिए डबल चार्ज का करते हैं, एक बच्चा भी समझ जाएगा। ऐसा मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ, एक बच्चा भी समझ जाएगा। अरे बच्चे तो आप लोग भी हो ना, बुढ़े थोड़ी हो गए हो। हाँ, बुढ़े लोग सीखना बंद कर देते हैं। वैसे जो सीखना बंद कर देते हैं वो बुढ़े हैं, जो सीखते हैं वो बच्चे हैं। ये हमारा कॉन्सेप्ट है। चलो, अब हम क्या करने वाले हैं, सिंगल चार्ज का हो गया बेटा, अब डबल चार्ज का भी हम लोग करने जा रहे हैं। पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर टू चार्ज सिस्टम। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्ज सिस्टम, मतलब इंफिनिटी पे फिर से बेटा दो चार्जेस हैं, एक Q1 एंड Q2, दो चार्जेस हैं, है ना। अब यहां दो पॉइंट है बेटा, पॉइंट नंबर ए, और यहां एक पॉइंट है बेटा, पॉइंट नंबर बी। यहां हम एक अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले लेते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। इसका पोजीशन वेक्टर बेटा हम ले लेते हैं R1, इसका पोजीशन वेक्टर हम ले लेते हैं बेटा R2। ये एक्सटर्नल फील्ड में है, एक्सटर्नल फील्ड में है। एक्सटर्नल फील्ड में होने की वजह से बेटा यहां का पोटेंशियल क्या है, ए का पोटेंशियल हम क्या लिखेंगे, VR1, और अगर मैं बोलूंगा यहां का पोटेंशियल हम क्या लिखेंगे, VR2।
तो इन दोनों के बीच में मान लेते हैं जो डिस्टेंस है वो है r2 1, 2 से 1 के बीच में जो डिस्टेंस है वो है r2 1। चलिए आगे करते हैं अब थोड़ा सा। अब क्या हो गया बेटा, सबसे पहले हम चार्ज Q1 को लाएंगे, तो वर्क डन जो होता है वही तो पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो बेटा Q1 को जब हम लाएंगे, यहाँ पे हम Q1 को ला रहे हैं, धीरे 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 हमको लाना है, तो एक्सटर्नल फील्ड में ला रहे हैं, तो वर्क डन तो जीरो नहीं होने वाला है, अभी थोड़ी देर पहले जस्ट सीखे हम लोग। तो वर्क डन टू ब्रिंग द चार्ज Q1 फ्रॉम इंफिनिटी टू दिस पॉइंट A कितना होगा, दिस वर्क डन, यहां लिख देता हूं W1 इज इक्वल टू चार्ज Q1 इनटू यहां का पोटेंशियल, और वहां का पोटेंशियल क्या है VR1 हो गया। अब बेटा देखो ध्यान से, अब हम चार्ज Q2 को जब हम इंफिनिटी से लाएंगे, यहाँ पे B पॉइंट पे जब हम लाएंगे, तो दूसरा वाला जो वर्क डन होगा एक्सटर्नल फील्ड की वजह से भी होगा और Q1 चार्ज की वजह से भी होगा, दोनों ही होगा। इसका मतलब पहले एक्सटर्नल वाला लिख देते हैं Q2 इंटू VR2 प्लस दो चार्ज सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी आप ऑलरेडी सीख चुके हो पिछले क्लास में, K Q1 Q2 बाय R। R कितना है बेटा, R12 या R21 कुछ भी लिख दो आप। तो दोनों वर्क डन को अगर हमने मिला दिया तो टोटल वर्क डन क्या हो गया, टोटल वर्क डन क्या हो गया, W1 प्लस W2। W1 कितना Q1 इंटू V R1, W2 कितना Q2 इंटू VR2 प्लस क्या K Q1 Q2 बाय डिस्टेंस R21। तो देख लो बेटा क्या है, एक्सटर्नल फील्ड होने की वजह से दो चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो है वो सिर्फ एक नहीं है, K Q1 Q2 बाय R। तो पीछे आप पढ़े थे जब जहां पे एक्सटर्नल फील्ड नहीं था, एक्सटर्नल फील्ड होने की वजह से दो एक्स्ट्रा टर्म होगा, एक ये वाला QR1 QVR1 है ना, Q1 भी R1, और ये क्या है Q2 भी R2, तो एक्स्ट्रा टर्म है। अगर तीन चार्जेस को हम लाएंगे तो बेटा बताओ, आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन अगर तीन चार्ज को लाएंगे तो नॉर्मली तीन का अलग होता है, नॉर्मल एक्सटर्नल नहीं होने के बाद भी तीन होगा, और तीन एक्सटर्नल की वजह से, तो टोटल कितना टर्म हो गया 6। और अगर चार हुए तो चार नॉर्मल में 6 ऐसे, तो कितना हो गया 10 हो गया। ठीक है, एक्सटर्नल फील्ड होने की वजह से जितना चार्ज उतना एक्स्ट्रा टर्म, और बाकी देख लो कितना पेयर बन रहा है, एक पेयर बन रहा है तो एक पोटेंशियल एनर्जी, दो बन रहा है तो दो पोटेंशियल एनर्जी। यही है कॉन्सेप्ट, है ना। एक्सटर्नल फील्ड में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालना दुनिया का सबसे आसान काम है। क्या करना है बेटा, चार्ज को लाते जाओ, वर्क डन निकालते जाओ, हर चार्ज को लाने में वर्क डन होगा क्या Q इंटू V, वहां का पोजीशन वेक्टर देख लेना, और पेयर अगर बन रहा है तो K Q1 Q2 बाय R, बस सबको ऐड कर दो, टोटल पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है टोटल वर्क डन। तो ये पूरा चीज है वो क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है। टोटल वर्क डन का मतलब क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। वेरी गुड, चलिए आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा, नेक्स्ट टॉपिक इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा उसके बारे में अभी हम लोग बात करते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी का मतलब ही होता है बेटा वर्क डन। तो आपको पता है कोई भी एक डाइपोल है बेटा, कोई भी एक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल, अगर उसको एक्सटर्नल फील्ड में अगर हम रखते हैं, ये फर्स्ट चैप्टर का कॉन्सेप्ट है, नहीं इलेक्ट्रिक डाइपोल का कॉन्सेप्ट, जिसको क्लियर नहीं है जाके देखो, वीडियो अपलोडेड है बेटा, आप ही के लिए है। तो एक डाइपोल है, मान लेते हैं प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, इनके बीच में डिस्टेंस क्या होता है, a होता है। इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट p वेक्टर ऐसे है ना, और ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड से कितना एंगल बना रहा है p वेक्टर, थीटा एंगल बना रहा है। इस पे फोर्स इधर कितना लगेगा QE, बिकॉज एक्सटर्नल फील्ड क्या है, देखो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज पे कितना है, ये भी QE। तो इसके वजह से क्या हो रहा था, नेट फोर्स तो जीरो था, लेकिन ये टॉर्क लग रहा था बेटा इस पे, तो इस पे क्या लग रहा था, टॉर्क। तो टॉर्क कितना लगता है, टॉर्क इज PE साइन थीटा, टॉर्क इज PE साइन थीटा। अब ये टॉर्क लग रहा था, इतना टॉर्क लगने के बाद आपको एक चीज पता है बेटा, किसी बॉडी पे अगर फोर्स लगेगा और डिस्प्लेसमेंट होगा, किसी बॉडी पे फोर्स लगेगा और डिस्प्लेसमेंट होगा तो वर्क डन होगा। उसी तरह से आप सोचो, किसी बॉडी पे अगर टॉर्क लगेगा और रोटेशन होगा, डिस्प्लेसमेंट मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, तो यहाँ पे भी वर्क डन होगा।
तो यहां पे अगर वर्क डन हम निकालना चाहते हैं बेटा, क्योंकि हमारा टॉपिक क्या है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, यही टॉपिक है हमारा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये टॉपिक है बेटा हमारा। तो पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है वर्क डन। वर्क डन हम कैसे निकालेंगे बेटा, वर्क डन का मतलब होता है, देखो अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट लगा हो तो क्या होगा, एफ टी एक्स होगा, फिर इंटीग्रेशन होगा, लेकिन बेटा यहाँ फोर्स तो लग नहीं रहा है, क्या लग रहा है, टॉर्क, तो टॉर्क क्या लिख देंगे, टॉर्क डी थीटा। ये छोटा सा वर्क डन है बेटा, देखो ये छोटा सा वर्क डन है रोटेट करने के लिए, ऐसे रोटेशन हो रहा है। अब हमें बड़ा सा वर्क डन करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, तो ये हो गया हमारा, ऐसे लिखेंगे छोटा सा वर्क डन, डी डब्ल्यू इक्वल टू टॉर्क डी थीटा, देखो टॉर्क डी थीटा। अब इसको हमें बड़ा सा वर्क डन चाहिए तो यहाँ इंटीग्रेशन करेंगे, है ना, इंटीग्रेशन में क्या होगा बेटा, यहाँ थीटा का लिमिट डाल देंगे, थीटा 1 और से कहां पे, थीटा 2 पे। अब टॉर्क का वैल्यू डाल देते हैं यहाँ पे, टॉर्क क्या है बेटा, देखो यहाँ पे पीई साइन थीटा डी थीटा, ये थीटा 1 से थीटा 2। सो डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, डब्ल्यू, छोटा सा वर्क डन का इंटीग्रेशन क्या, बड़ा सा वर्क डन डब्ल्यू। अब यहां से जो कांस्टेंट है पी उसको बाहर ले लो, ले लिया बाहर। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, माइनस कॉस थीटा होता है, इसको स्क्वायर ब्रैकेट में डालो, फिर यहाँ पे अपर लिमिट, यहाँ पे लोअर लिमिट। अब अपर लिमिट और लोअर लिमिट डाल दोगे, हो जाएगा काम हमारा। तो यहां मैं इसको रब कर रहा हूं और लिख रहा हूं ऊपर, देखो क्या होने वाला है यहाँ पे, देखो नाउ सी, देखो बेटा यहाँ पे, सो वर्क डन W इज इक्वल टू क्या हो गया, P है यहाँ पे बाहर, एक काम करते हैं माइनस को बाहर ले लेते हैं, तो बेटा क्या हो गया, cos थीटा, यहाँ देखो माइनस बाहर, P को अच्छे से लिख देता हूँ, P cos थीटा, अपर लिमिट क्या है बेटा थीटा 2, लोअर लिमिट क्या है थीटा 1, है ना। अब डाल दो माइनस P cos थीटा 2 माइनस क्या cos थीटा 1, अब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस अगर मल्टीप्लाई हो गया बेटा तो P बाहर हो गया, अब अंदर चला गया तो क्या हो गया cos थीटा 1 प्लस और माइनस क्या हो गया cos थीटा 2। देख लो ये है वर्क डन टू रोटेट द डाइपोल फ्रॉम कहां से कहां बेटा, थीटा 1 से थीटा 2। रोटेट करने के लिए ये वाला फॉर्मूला हम लोग डालेंगे, इसी को तो हम बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी। तो एक स्पेशल केस लेते हैं बेटा, जहां पे थीटा 1 का वैल्यू मान लेते हैं क्या है बेटा 90 डिग्री और थीटा 2 को मान लेते हैं कि थीटा है, ऐसा मान लेते हैं। स्पेशल केस है कि थीटा का वैल्यू 90 डिग्री है, थीटा 1 का वैल्यू 90 डिग्री से हम उसको थीटा रोटेट कर रहे हैं, ऐसे था डाइपोल ऐसे, और यहां से हम थीटा इसको रोटेट कर रहे हैं, तो कितना वर्क डन होगा, तो थीटा 1 के जगह पे 90 डिग्री डाल दो और थीटा 2 की जगह पे थीटा डाल दो, तब देखो कि क्या वर्क डन आ रहा है, तब जो वर्क डन आएगा वही फॉर्मूला होगा पोटेंशियल एनर्जी का, है ना बेटा। चलो डाल के देखते हैं। सो वर्क डन इक्वल टू पी ई cos थीटा 1 के जगह पे हमने क्या डालना है cos 90 डिग्री, माइनस हो गया यहाँ पे क्या डालना है cos थीटा। cos 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है हमको पता है बेटा 0, ये 0 हो गया और cos थीटा यहाँ बच गया, तो बचा क्या माइनस पी ई cos थीटा। ए बी cos थीटा जो होता है डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है बेटा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इसका मतलब ये क्या हो गया माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर। देखो इसी वर्क डन को तो बोलेंगे बेटा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल। हाँ मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल का किसी एक्सटर्नल फील्ड में इतना होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल माइनस पी कॉस थीटा, जिसका वैल्यू क्या हम लिख सकते हैं डॉट प्रोडक्ट में माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है बेटा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अगर डॉट प्रोडक्ट का आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो हमारा वीडियो अपलोडेड है, डॉट प्रोडक्ट का भी है, क्रॉस प्रोडक्ट का भी, पूरा वेक्टर का भी, आप जाके देख लो। अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल से भी अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो जाके इलेक्ट्रिक डाइपोल का भी वीडियो देख लो, वो भी अपलोडेड है, आप ही के लिए है, जाके देखो। चलो सो आपको एक चीज पता चल गया यहाँ पे, क्या पता चल गया कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल इज माइनस पी ई कॉस थीटा। अगर कोई पूछेगा सर ये P क्या है, प्रेशर है, पावर है, मोमेंटम है, ये तीनों में से कुछ नहीं है, क्या है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है बेटा। P जो है वो है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट,
इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है बेटा। ये क्या है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है ना, और ये थीटा क्या है, उनके बीच का एंगल, उनके बीच का एंगल। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड थीटा इज एंगल बिटवीन, किसके बीच में एंगल है बेटा, एंगल बिटवीन पी वेक्टर एंड ई वेक्टर। डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर के बीच में एंगल है। तो चलिए अब हम लोग कुछ कंडीशंस यहां पे देखते हैं। कंडीशन फॉर स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का हम लोग कंडीशन देखने जा रहे हैं बेटा। और डॉट प्रोडक्ट में भी ये याद रखना आप लोग कि इसका डॉट प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला क्या होता है, ऐसे माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर। चलिए अब आगे थोड़ा सा करते हैं, यहां पे क्या लिखेंगे बेटा, कंडीशन फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम और यहां पे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है बेटा। अब स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बेटा व्हेन थीटा का वैल्यू जो होता है अगर 0 डिग्री हुआ। स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है जहां पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होता है। तो मिनिमम कब होगा, जब थीटा का वैल्यू 0 डिग्री होगा। किसके किसके बीच का एंगल, पी वेक्टर और ई वेक्टर के बीच का एंगल। मतलब पी वेक्टर एंड ई वेक्टर के बीच का एंगल, मतलब वो कैसे है बेटा, पैरेलल है। पैरेलल में थीटा का वैल्यू क्या होता है, 0 डिग्री होता है। और अनस्टेबल कब होगा बेटा, व्हेन पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम। पोटेंशियल एनर्जी जब मैक्सिमम होगा वो कंडीशन क्या होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इसका मतलब थीटा का वैल्यू वहां पे क्या होगा, 180 डिग्री। तो पी वेक्टर और ई वेक्टर जो है वो क्या होंगे, एंटी पैरेलल होंगे। क्या होंगे, एंटी पैरेलल होंगे। ठीक है बेटा। अब देखो क्या होता है, अब ये पैरेलल हुआ, थीटा का वैल्यू 0, तो देखो ये कैसा मिनिमम कितना आ रहा है। सो यू इक्वल टू हमने लिख दिया माइनस पी, कॉस कितना डिग्री डालूंगा, 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री का वैल्यू हमें पता है ना, 1 होता है। तो बताओ कितना हो गया ये, दिस इज 1, इसका मतलब माइनस पी। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू होता है माइनस पी। यहां बताओ कितना होगा, अनस्टेबल में कितना होगा बताओ, माइनस पीई। कॉस का वैल्यू कितना डालूंगा, 180 डिग्री। कॉस 180 डिग्री का वैल्यू होता है -1। तो माइनस पी इंटू -1 क्या हो गया बेटा, प्लस पी। देख लो, तो यहां मैक्सिमम आ रहा है, यहां मिनिमम आ रहा है, हो गया। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है जहां पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होता है। किस कंडीशन में होता है, व्हेन थीटा का वैल्यू 0 डिग्री होता है। इसका क्या मतलब हुआ, व्हेन पी वेक्टर एंड ई वेक्टर आर पैरेलल टू ईच अदर। और यहां पे क्या हो गया, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या हो गया, व्हेन थीटा का वैल्यू 180 डिग्री, मतलब व्हेन पी वेक्टर एंड ई वेक्टर आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर। एंटी पैरेलल मतलब एक मार्कर ऐसे और एक मार्कर ऐसे, ऐसे। दिस, इसको बोलते हैं एंटी पैरेलल। पैरेलल मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में, दिस इज एंटी पैरेलल। एंगल क्या हो गया, 180 डिग्री। जब cos 180 डिग्री हम डालेंगे तो -1 हो जाएगा। उस कंडीशन में क्या हो जाएगा बेटा, यहां पे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है। तो जहां पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, कंडीशन फॉर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। जहां पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, कंडीशन फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, चलो क्लियर है यहां तक, बहुत बढ़िया। मजा आ रहा है आप लोगों को फिजिक्स करने में बेटा लोग, वेरी गुड। बहुत मजा आना चाहिए क्योंकि बहुत इजी है फिजिक्स ना। तो नए हो तो सब्सक्राइब करो, किसी का फोन छीनो और सब्सक्राइब करो। अरे सब्सक्राइबर बढ़ाओगे तब तो पढ़ाने में मजा आएगा ना। और हमें क्या मिलता है पढ़ाने से, अंदर से एक हैप्पीनेस मिलता है। उसके वजह से सब्सक्राइबर बढ़ाओ, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, हाँ मजा आता है हमें। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक जो है बेटा, नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर। इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ कंडक्टर थोड़ा सा मैं डिस्कस कर ही देता हूं, 5 मिनट में खत्म हो जाएगा, ज्यादा कुछ नहीं है। तो इसमें क्या होता है बेटा, बेसिकली कुछ हमें प्रॉपर्टी समझना होता है। किसके बारे में, कंडक्टर्स के बारे में। कंडक्टर्स कैसा प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो सबसे पहला जो उसका जो प्रॉपर्टी होता है कंडक्टर का, वो क्या होता है बेटा, किसी भी कंडक्टर के अंदर, चाहे वो चार्ज कंडक्टर हो, अनचार्ज कंडक्टर हो या कुछ भी हो, इलेक्ट्रिक फील्ड में हो, नॉन इलेक्ट्रिक फील्ड में, कहीं पे भी हो, कंडक्टर के अंदर कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है। मतलब कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, चाहे सिचुएशन कुछ भी हो। आ रहा बात समझ में,
inside the conductor the electric field must be zero no matter what is the condition. ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गया आपका कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो होता है. इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो नो मैटर व्हाट इज द कंडीशन, है ना. फर्स्ट हो गया. द सेकंड वन इज अगर कोई चार्ज कंडक्टर है बेटा, कोई एक चार्ज कंडक्टर है, मतलब ये कंडक्टर अगर चार्ज है तो चार्ज हमेशा कहां रहता है बेटा, सरफेस पे रहता है ना, सरफेस पे रहता है. तो सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है, अंदर नहीं होना है. सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमेशा इलेक्ट्रिक सरफेस पे जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा. अंदर तो जीरो होता है तो सरफेस पे किधर होगा, हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस और नॉर्मल टू द सरफेस. तो बेटा अगर मान लेते हैं कंडक्टर है ऐसा कुछ, ठीक है, ये चार्जेस उसके कहां है, प्लस 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 है, तो यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, ऐसे होगा. अगर नेगेटिव होंगे, मान लो कंडक्टर है, इसके सरफेस के ऊपर नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, ऐसा होगा. समझ रहे हो, अंदर नहीं होगा कभी भी. अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड मत बनाना, अंदर हमेशा जीरो होता है, अंदर हमेशा जीरो होता है. तो पॉजिटिव के वजह से क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड होगा सरफेस के परपेंडिकुलर होके, और नेगेटिव की वजह से क्या होगा, रेडियली इनवर्ड होगा, लेकिन अंदर नहीं होगा. दो प्रॉपर्टी समझ गए. इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो. अगर सरफेस पे अगर हम निकालते हैं तो सरफेस पे चार्ज कंडक्टर के सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर होता है. ये भी हम सीख गए. चलिए अब थर्ड प्रॉपर्टी हम सीखते हैं. दो प्रॉपर्टी हमारे हाथों में है बेटा. तीसरा प्रॉपर्टी है क्या है कि अगर बेटा हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में हम बात करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कंडक्टर के अंदर हर जगह पे कांस्टेंट होता है और उतना ही होता है जितना सरफेस पे होता है. जैसे मैंने बताया था ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द चार्ज स्फेरिकल सेल, अंदर स्फीयर के अंदर हर जगह पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या था, कांस्टेंट था और उतना ही था जितना सरफेस पे था. सेम प्रॉपर्टी यहां लगा दो कि सरफेस पे जितना वैल्यू होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, अंदर हर जगह पे उतना ही होगा, क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है. जहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा वहां पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, तो अंदर हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट उतना ही वैल्यू होगा जहां पे जितना भी सरफेस होगा. The value of electric potential is constant everywhere inside the conductor and has the same value as on the surface. सरफेस पे जितना होगा उतना ही होगा. तो तीन प्रॉपर्टी हो गया बेटा. चौथा प्रॉपर्टी क्या है बेटा, बोला जाता है कि किसी भी कंडक्टर के अंदर कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं होगा. There will be no excess charge inside the conductor. किसी भी कंडक्टर के अंदर कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं होगा, एक्सेस चार्ज नहीं होगा. चार प्रॉपर्टी हो गया. देखो कितना मजा आ रहा है प्रॉपर्टीज करने में. फर्स्ट हमें पता है अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है, जीरो होता है. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सरफेस पे तो परपेंडिकुलर होगा. तीसरा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अंदर हर जगह पे कांस्टेंट होगा, सरफेस पे जितना होगा अंदर उतना ही होगा. फोर्थ वाला, देयर विल बी नो एक्सेस चार्ज इनसाइड द कंडक्टर. फिफ्थ वाला करते हैं. फिफ्थ में क्या है बेटा, अगर कोई, देखो यहाँ पे अगर कोई कंडक्टर है बेटा, देखो यहाँ पे एक कोई कंडक्टर है जिसमें कि सरफेस पे चार्जेस है, यहाँ पे सरफेस पे चार्जेस है, ये प्लस 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 सरफेस पे चार्जेस है बेटा. सरफेस पे हर जगह पे सरफेस पे चार्ज है. सरफेस, ये 3D फिगर आप समझो कि सरफेस पे चार्जेस मैं बना रहा हूँ सरफेस पे. अभी सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का हमको मैग्नीट्यूड निकालना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा. तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम गॉस लॉ यूज करेंगे. तो बेटा हम यहाँ क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस हम आधा सिलेंडर बनाएंगे. देखो आधा सिलेंडर, गॉसियन सरफेस हाफ सिलेंडर, जिसमें इस सरफेस का एरिया वेक्टर क्या हो गया, ds वेक्टर ऐसे हो गया. इलेक्ट्रिक फील्ड उधर है तो थीटा का वैल्यू क्या हो गया बेटा, 0 डिग्री. तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर क्या है, दोनों सेम डायरेक्शन में, इसलिए थीटा का वैल्यू 0 डिग्री. अब मान लेते हैं इसका जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो क्या है बेटा, सिग्मा है ना. तो अगर आपसे मैं बोलूंगा कि बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है, eds cos थीटा 0 डिग्री 1 है ना बेटा. तो ये क्या हो गया, eds, ये क्या हो गया, फाई टोटल हो गया. अब फाई टोटल हो गया बेटा. गॉस लॉ लगाने के लिए हम क्या निकालते हैं, चार्ज इंक्लोज. चार्ज इंक्लोज कितना होगा बेटा, सिग्मा इंटू ds. ये एरिया क्या है, ds है, और इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, सिग्मा है. तो चार्ज कितना है, सिग्मा इंटू ds. अब लगा दो, गॉस बाबा क्या बोलते हैं, फाई टोटल इज इक्वल टू चार्ज इंक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट. अब फाई टोटल कितना है बेटा, eds, और चार्ज इंक्लोज्ड कितना, सिग्मा इंटू ds बाय एप्सिलॉन नॉट. अब ds यहाँ पे देखो बेटा कैंसिल हो गया. तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आया, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट. अब वेक्टर फॉर्म डाल दो, यहाँ पे एन कैप डाल दो.
मतलब परपेंडिकुलर टू द सरफेस, यूनिट वेक्टर जो होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। यही हमको डिराइव करना है, किसी भी चार्ज कंडक्टर के सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, हमेशा उस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, क्लियर हुआ। लास्ट बचा हुआ है बेटा, ये फोर्थ हो गया हमारा, फिफ्थ हो गया, एंड द लास्ट वन इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ द चार्ज कंडक्टर हमने देख लिया कितना होता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट एन कैप। 2 एप्सिलॉन नॉट डाल देना बेटा, ये इनफाइनाइट प्लेन शीट का हो जाएगा। हाँ, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट एन कैप, इसका डेरिवेशन सीबीएसई कभी-कभी पूछता है, तो आप अच्छे से एक बार प्रैक्टिस कर लेना, ज्यादा कुछ करना नहीं है यहाँ पे। द लास्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, इसका नाम ही है प्रॉपर्टी का, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। अब ये जो प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का मतलब होता है ना बेटा कि बाहर से शील्ड है। शील्ड मतलब क्या है, बाहर से कोई इफेक्ट नहीं है। एक घर में आप शील्ड हो मतलब बाहर कुछ बारिश हो रहा है, आंधी तूफान पत्थर कुछ भी आ रहा है, आप पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का मतलब क्या होता है, बोला जाता है कि कंडक्टर के अंदर बेटा कैविटी आप समझते हो ना, आपके दांत के अंदर कैविटी होता है, तो किसी भी कंडक्टर के अंदर जो कैविटी है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 0 होता है, नो मैटर व्हाट इज द कंडीशन, whether the conductor is charged, not charged, it is placed in external electric field, not placed in external electric field, no matter what is the shape or size, कुछ भी कंडीशन हो जाए। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का मतलब होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी ऑफ ए कंडक्टर इज ऑलवेज 0, मतलब शील्डिंग है बेटा, मतलब बाहर से कोई भी इफेक्ट अंदर काम नहीं कर रहा है, चाहे वो चार्ज हो अनचार्ज हो, इलेक्ट्रिक फील्ड हो नॉन इलेक्ट्रिक फील्ड, कुछ भी हो, साइज छोटा हो बड़ा हो, कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 0 होता है। इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। लिख दोगे आप लोग, महान और लिखने में क्या जाता है, अपने लैंग्वेज में हमेशा लिखो, सीबीएसई आपको सबसे ज्यादा मार्क्स देगा। ऐसा नहीं कि बुक इस लैंग्वेज में छाप दे रहे हैं, समझ के ऐसा लिखना है कि जिससे कोई पॉइंट नहीं छूट जाए। बस थोड़ा सा राइटिंग स्किल्स आपको इंप्रूव करना पड़ेगा, तो जब एग्जाम पास आता है तो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे हम लोग इंप्रूव करेंगे राइटिंग स्किल्स, फिर कैसे कैसे हमें इंप्रूव करना है। बस बेसिकली अभी आपको कॉन्सेप्ट समझना है, कॉन्सेप्ट समझ में आना वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज 0। सेकंड वाला क्या है, एट द सरफेस ऑफ द चार्ज कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। एंड थर्ड वाला क्या था, inside the conductor electric potential is constant having the same value as on the surface। फोर्थ वाला क्या था, there will be no excess charge inside the conductor, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं होगा। फिफ्थ वाला क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ द चार्ज कंडक्टर इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट एन कैप, है ना बेटा। लास्ट वाला क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग एक ऐसा प्रॉपर्टी है कंडक्टर का जो ये बताता है कि इनसाइड द कैविटी, किसी कंडक्टर के अंदर जो खोखला है वहां पे कैविटी है, कैविटी हम समझते हैं ना, वहां एक छोटा सा होल है चारों तरफ से, है ना, तो वो जो होल होगा कैविटी होगा ना वहां पे, उस कैविटी में इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा 0 होगा। बस चाहे कंडीशन कुछ भी हो कि कंडक्टर का साइज बड़ा है छोटा है, कैविटी का साइज बड़ा है छोटा है, चार्ज है कंडक्टर बिना चार्ज का है, या फिर उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हैं या नहीं रखे हैं, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। बस हो गया। हमारा ये क्लास खत्म होता है। अगर नए हो तो बेटा सब्सक्राइब करो, पुराने हो तब भी किसी का फोन से सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइबर हमारे बढ़ाओ, हम वीडियो आपको देते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।